फैक्टर का मतलब होता है इनपुट। अभी अपन ने से पहले पढ़ी थी फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, उसमें इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप थी। इसमें इनपुट इनपुट की रिलेशनशिप है। मतलब क्या है भाई, यहाँ क्या कर रहे हैं अपन? यहाँ पर अपन करेंगे कॉस्ट मिनिमाइजेशन। मतलब कि हमको 100 क्विंटल फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो 100 क्विंटल ही रहेगा हमारा आउटपुट। अब 100 क्विंटल को प्रोड्यूस करने के लिए हम लेबर लगा रहे हैं और मशीनरी लगा रहे हैं, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर वगैरह, कैपिटल। तो भाई हम क्या करें? हम लेबर ज्यादा लगाएं, कैपिटल कम लगाएं, या कैपिटल ज्यादा लगाएं, लेबर कम लगाएं? क्या करें जिससे हमारा 100 क्विंटल ही प्रोड्यूस करना है हमको, लेकिन कम दामों में, कॉस्ट कम हो हमारी। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। हमको उतना ही प्रोड्यूस करना है, लेकिन वही प्रोड्यूस करने का हमको सबसे चीपेस्ट तरीका देखना है। ठीक है, तो ये होता है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप में। ठीक है, तो अभी अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड इनपुट। ठीक है, फैक्टर का मतलब इनपुट होता है एक्स। एक्स मतलब अपन फैक्टर को, इनपुट को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स से। ठीक है, और अपन आउटपुट को डिनोट करते हैं वाई से। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सो इट इज कंसर्न्ड विथ रिसोर्स कॉम्बिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। भाई रिसोर्स का कॉम्बिनेशन, अपन इनपुट को, दो इनपुट को कंबाइन कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जो अपन इंडिफरेंस कर्व अपन ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ कंजम्पशन में, क्या होता है भाई, अपन एक चीज को बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज को घटा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर वही करना है अपन को, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना भाई। लेबर बढ़ा रहे हैं तो अपन को कैपिटल कम करना पड़ेगा, कैपिटल बढ़ाएंगे तो लेबर कम करना पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। तो दैट इज वाई इट इज अ सब्स्टिट्यूशन। वी डू सब्स्टिट्यूशन इन फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हम क्यों कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन? हमको इनपुट का सब्स्टिट्यूशन करना क्यों है? टू अचीव द चीपेस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट को कम करना है हमको, प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज अवर प्राइम ऑब्जेक्टिव। सो इट डील्स विद द मैनेजमेंट प्रॉब्लम भाई, हाउ टू प्रोड्यूस। कौन सी मैनेजमेंट प्रॉब्लम से डील करना है अपन को? हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, यूज टू डिटरमाइन लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन अपन को ढूंढना है। ठीक है, चॉइस इंडिकेटर क्या होता है वो इस बारी मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा आगे कैसे काम होगा इसका, चॉइस इंडिकेटर का। सब्स्टिट्यूशन रेशियो एंड प्राइस रेशियो, ये हमारा चॉइस इंडिकेटर है। इनपुट आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट तो भाई कांस्टेंट है, 100 क्विंटल हमने ले रखा है वीट का प्रोडक्शन, वो कांस्टेंट है। इनपुट हम चेंज करेंगे, लेबर और कैपिटल को हम बदलेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। जो हमको चीपेस्ट पड़ेगा, लेबर ज्यादा लगाना है तो लेबर लगा देंगे, कैपिटल ज्यादा लगाना है कैपिटल लगा देंगे। तो हम इनपुट को वेरी करेंगे। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन कौन सी लॉ से होता है? ये एक्सप्लेन होता है प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फैक्टर मतलब इनपुट को सब्स्टिट्यूट करना, यही है लॉ, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा इसका? y इज अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। भाई x1 x2 क्या है यहाँ पर? यहाँ कोई वर्टिकल बार नहीं है। वर्टिकल बार होता तो मतलब एक इनपुट वेरिएबल है, यहाँ दोनों इनपुट, दो इनपुट वेरिएबल है। y मींस आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट कांस्टेंट है हमारा, इनपुट हम वेरी करेंगे, दो इनपुट्स को हम वेरी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन हियर इज ऑफ फाइंडिंग आउट ऑप्टिमम और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिसोर्सेज इन प्रोड्यूसिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब भाई हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे, दो रिसोर्सेज की हम वो ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे जो चीपेस्ट होगा उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, 100 क्विंटल जो हमको प्रोड्यूस करना है वीट, उसको हम देखेंगे कि हम चीपेस्ट वे में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बैठा है। आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इनपुट वेरी होगा। आइसो क्वांट, अपन ने इंडिफरेंस कर पढ़ा था, कहां पर पढ़ा था हमने? थ्योरी ऑफ कंजम्पशन में। अब यहां पढ़ेंगे अपन आइसो क्वांट। क्या होता है भाई आइसो क्वांट? आइसो का मतलब होता है इक्वल, इक्वल, और क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी मतलब अपन बात कर रहे हैं भाई हमारा आउटपुट जो है ना भाई, वो इक्वल रहेगा, वो 100 क्विंटल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या क्या बोलते हैं अपन? आइसो, ऑल्सो टर्म्ड एज आइसो प्रोडक्ट कर्व। प्रोडक्ट मतलब वही आउटपुट। ठीक है, आइसो प्रोडक्ट, इक्वल प्रोडक्ट, इक्वल प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। दो इनपुट के बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपन देखेंगे आइसो क्वांट में, जो सेम लेवल ऑफ, जो अपन ने इंडिफरेंस कर्व में देखा था। इंडिफरेंस कर्व में अपन ने क्या देखा था? दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं दो रिसोर्सेस के, दो इनपुट के कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर भाई, प्रोड्यूसर विल बी इनडिफरेंट बिटवीन दी ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बिकॉज सारे जितने भी कॉम्बिनेशन अपन देखेंगे कि भाई 10 लेबर लगा लो, ठीक है, 5 अपन कैपिटल लगा लिया, तो जो भी कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे वो सेम ही आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, 100 क्विंटल का 100 क्विंटल। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टी थी वो आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। ठीक है, आइसोक्वांट कैसा दिख रहा है भाई, आइसोक्वांट ऐसा दिख रहा है ना भाई, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इस शेप में बना है, ऐसा तो नहीं बना, ऐसा बना है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। मतलब क्या, यहां पर भी इनपुट है, यहां मान के चलो लेबर है, यहाँ नीचे कैपिटल है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव स्लोप है। द रीजन वाई इट इज नेगेटिवली स्लोप इज बिकॉज देर इज अ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द रिसोर्सेज इज गोइंग ऑन। अपन एक इनपुट को घटा रहे हैं, दूसरे को बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको घटा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको घटा रहे हैं, इसलिए नेगेटिवली स्लोप है। अब कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है भाई, कॉन्वेक्स क्या, मैंने बताया था इंडिफरेंस कर्व क्यों कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो भाई जो फैक्टर्स को अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब भाई मान के चलो, मैंने पहले समझा रखा है ये, अभी इसको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे कि अपन ने 5 लेबर हटाए तो एक कैपिटल ऐड किया, फिर 3 लेबर हटाए, एक कैपिटल ऐड किया, 2 लेबर हटाए, एक कैपिटल ऐड किया, तो क्या हो रहा है भाई, रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो रहा है। पहले तो भाई 5 लेबर लग रहे हैं एक एक कैपिटल को डालने के लिए, 5 लेबर को हटाना पड़ रहा है टू ऐड 1 कैपिटल। फिर क्या है भाई, उसके बाद अपन को 3 लेबर हटाने पड़ रहा है एक कैपिटल को ऐड करने के लिए। फिर क्या, तो रेट ऑफ दोनों के बीच में जो रेट ऑफ चेंज है, जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है, वो डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, दैट इज वाई द शेप ऑफ दिस आइसो पॉइंट इज द शेप कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन है एंड इट इज कॉन्वेक्स, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं शेप को। ऐसा होता तो कॉनकेव होता। अब कॉनकेव कब होता है, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा हो। ठीक है, तब कॉनकेव होता है, मैंने बता रखा है पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई आइसोक्वांट क्या होते हैं भाई, अब ये आइसोक्वांट एक है, दूसरा आइसोक्वांट ये है, तीसरा आइसोक्वांट ये है, अब बहुत सारे आइसोक्वांट है, तो इसको आइसोक्वांट मैप बोलेंगे अपन। ठीक है, अब क्या होता है भाई, ये आइसोक्वांट जो दो हैं, ठीक है, कभी भी कोई आइसोक्वांट ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट मिल जाएंगे अपन को। ठीक है, डिफरेंट दो पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं क्यों क्यों ये इंटरसेक्ट नहीं होते। ठीक है, और अपन मान के चलो इतने सारे आइसोक्वांट है, हम वो वाला आइसोक्वांट चूज करेंगे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना ओरिजिन से। तो देख भाई, इस पहले आइसोक्वांट में 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में 20 हो रहा है, तीसरे में 30 यूनिट हो रहा है। जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा इंडिफरेंस कर्व में भी ऐसे ही होता है, जो आग जितना इंडिफरेंस कर्व आगे है उतना ज्यादा उसमें यूटिलिटी, उतना ज्यादा वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है। सेम गोज विद आइसोक्वांट ऑल्सो, जो आइसोक्वांट जितना ज्यादा दूर है ओरिजिन से वो उतना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा हम कौन सा आइसोक्वांट चूज करने की कोशिश करेंगे, जो जितना ज्यादा दूर हो। लेकिन अपन को बजट भी देखना है, वो अपन आगे देखेंगे कि बजट लाइन क्या होती है। ठीक है, आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं उसको यहाँ पर। तो एक बारी रीड करता हूं मैं। पहली प्रॉपर्टी, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, ऐसा स्लोप है भाई इसका, ऐसा बन रहा है, ऐसा स्लोप है। क्यों ऐसा, इफ द क्वांटिटी ऑफ x1 लेबर की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो हमको आउटपुट जो कैपिटल की है वो घटानी पड़ेगी, तभी हम लेबर की बढ़ा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिवली स्लोप। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मार्जिनल एमआरटीएस डिक्रीज हो रहा है। ईच एडेड यूनिट ऑफ वन इनपुट रिप्लेसेस लेस एंड लेस देन द प्रीवियस यूनिट, अभी बताया मैंने। अब आइसोक्वांट प्लेस अबव अनदर रिप्रेजेंट हायर आउटपुट, बताया भाई, एक आइसोकाउंट के ऊपर जो दूसरा आइसोकाउंट बनेगा वो ज्यादा यूटिलिटी होगी, उसमें ज्यादा आउटपुट दे रहा है वो, इसलिए वो अपन हमेशा जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा वो प्रेफर्ड होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो आइसोकाउंट नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं बिकॉज सेम कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट फैक्टर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने क्या बोला भाई, आइसोकाउंट जैसे ये एक आइसोकाउंट है, ये एक आइसोकाउंट है, तो इसमें कम आउटपुट है, इस वाले में इसमें ज्यादा है। तो भाई सेम कॉम्बिनेशन, दो इनपुट का सेम कॉम्बिनेशन, आउटपुट में डिफरेंस कैसे आ सकता है भाई। ठीक है, अलग अलग आउटपुट थोड़ी ना प्रोड्यूस कर सकता, तो इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे, हमेशा ऐसे बनेंगे पैरेलल। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप क्या होता है भाई, अपना इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बस का मतलब यही है इनपुट का सब्स्टिट्यूशन।
टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मींस इनपुट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, इनपुट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, ठीक है भाई, x1 एक हमने लेबर ले लिया, 13 हमने कैपिटल ले लिया, 100 यूनिट आउटपुट हुआ। ठीक है, अपन ने 2 लेबर लिया, 8 अपन ने कैपिटल ले लिया, तब भी 100 यूनिट है। 3 अपन ने लेबर लिया, 5 अपन ने कैपिटल लिया, तब भी 100 यूनिट आउटपुट है। 4 लेबर लिया, 3 कैपिटल लिया, तब भी 100 यूनिट आउटपुट है। 5 कैपिटल लेबर लिया, एक अपन ने कैपिटल लिया, तब भी 100 यूनिट है। तो इतने सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अब हमको इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें हम, वो डिपेंड करता है कि इनमें से सबसे सस्ता कौन सा है, हमको चीपेस्ट कौन सा कॉम्बिनेशन पड़ेगा, हम वो कॉम्बिनेशन हम चूज करेंगे। इनमें से चीपेस्ट कौन सा है, इनका कौन सा कॉम्बिनेशन जो हमको सबसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमको आउटपुट तो सब में 100 मिल रहा है, लेकिन सबसे चीपेस्ट कौन सा कॉम्बिनेशन, हम वो कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। हाउ मच वन रिसोर्स कैन बी रिड्यूस इन ऑर्डर टू एड एडिशनल यूनिट ऑफ अदर फैक्टर इन सच अ वे सो एज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। भाई हमको क्या करना है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हो क्या रहा है, हम कितना एक को, मतलब ये दो है, मान के चलो ये लेबर है, यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है, तो हम कितना लेबर को घटाएं कि हम एक कैपिटल ऐड कर रहे हैं, कितना एक रिसोर्स को घटाना पड़ रहा है दूसरे रिसोर्स को ऐड करने के लिए, तो वही होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला वेरी इजी, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिप्लेस रिसोर्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एडेड रिसोर्स। अपन x2 को रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। अपन ने उसका फॉर्मूला क्या देखा था, इंडिफरेंस कर्व का क्या था, डेल y बाय डेल x, वो भी यही है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिप्लेस रिसोर्स, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एडेड रिसोर्स। लेकिन यहाँ x2 x1 क्यों है, क्योंकि वहां पर भाई वाई एक्स लिया था, यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं, एक्स है, एक्स मैंने बताया इनपुट होता है, तो भाई इनपुट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स x1 x2 ले रखा है। ठीक है, क्योंकि इनपुट में ही चेंज कर रहे हैं, आउटपुट तो बदल ही नहीं रहे हैं अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं भाई, सो सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं भाई, सो व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू चेंज इन द डिमांड फॉर अनदर। अभी मैं इधर बताता हूँ सब्स्टिट्यूट होते क्या है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल टी है और कॉफी है, चाय और कॉफी, चाय के मैंने दाम बढ़ा दिए तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय के प्राइस बढ़े, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, ये सब्स्टिट्यूट है। भाई कॉफी की प्राइस तो घटी नहीं, लेकिन क्योंकि चाय के दाम बढ़ गए इसलिए लोग अब कॉफी पीना शुरू कर रहे हैं, कर दिया लोगों ने। समझ में आई बात, तो ये सब्स्टिट्यूट है। आप मतलब एक दूसरे को चेंज रिप्लेस कर रहे हैं, ये तो दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। सो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वन इनपुट इज कंपनसेटेड बाय एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अदर इनपुट। एक इनपुट को घटा के हम दूसरे को डाल सकते हैं, मान के चलो मशीन यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं, भाई ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, अब ट्रैक्टर को हटा के हम बुलॉक पावर भी तो यूज कर सकते हैं ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से जैसे खेत जोतते हैं, जो भी करते हैं, तो वो भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मशीनरी को हटा के, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, अब एमआरटीएस नेगेटिव, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव है, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं भाई, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं वो। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट है। अब परफेक्ट जो एकदम रिप्लेस हो जाए भाई, when the two inputs are completely interchangeable, replace each other at a constant rate, MRTS constant होगा भाई। अब constant rate पे कैसे रिप्लेस कर रहे हैं अभी बताऊंगा। आइसोक्वांट इसका क्या होगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन नेगेटिवली स्लोप, आइसोक्वांट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एग्जांपल फैमिली लेबर एंड हायर्ड लेबर, भाई तू अपने घर के बंदे से भी काम करा सकता है खेत में, और तू एक लेबर को भी बुला सकता है, तो पैसे देके, तो बात तो वही है ना भाई, उसमें कुछ दिक्कत तो है ही नहीं, आराम से रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, अब तो डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सेम फर्टिलाइजर, तू भाई कोई भी ब्रांड, तू कोई भी ब्रांड का फर्टिलाइजर यूज कर, कोई ब्रांड का नहीं यूज कर रहा, दूसरी ब्रांड का यूज कर ले, तो रिप्लेसेबल है। ठीक है, होम ग्रोन, तू घर से जो तूने उगाई है अपने, तूने मान के चल गेहूं उगाया, तू अपनी सीड्स को फिर से सो कर रहा है, और तू दूसरी दुकान से भी खरीद के ला सकता है, तो इजिली परफेक्टली दे आर सब्स्टिट्यूटिंग ईच अदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी ऊपर मैंने इसका हिंदी में लिख रखा है। तो भाई सब्स्टिट्यूट्स होते क्या हैं, एक की प्राइस बढ़ेगी, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। एक की आपने चाय के दाम बढ़ा दिए,
तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, लोग चाय छोड़ के कॉफी खरीदने लग जाएंगे, एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है, एमआरटीएस कांस्टेंट होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट क्यों हो रहा है, अभी मैं बताता हूँ भाई कांस्टेंट क्यों हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। एमआरटीएस कांस्टेंट ऐसा है कि भाई ये चाय है और ये कॉफी है, 8 यूनिट अपन ने चाय के हटाए और 8 ही यूनिट अपन ने कॉफी के ऐड करे, 5 यूनिट अपन ने चाय के हटाए और 5 ही यूनिट अपन ने कॉफी के ऐड करे, मतलब इक्वल रेट पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है दोनों। ठीक है, जितने यूनिट इसके हटाओगे उतने ही इसके ऐड कर रहे हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में हमारा आइसो क्वांट कैसा बनेगा, अभी बताता हूं कैसा बनेगा। आइसो क्वांट हमारा यूं बनेगा, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिवली स्लोप तो तब भी रहेगा, मान के चलो यहाँ लेबर है, यहाँ कैपिटल है। ठीक है, नेगेटिवली स्लोप क्यों हो रहा है, नेगेटिवली स्लोप का कारण क्या है भाई, घटाना तो पड़ रहा है ना, एक को घटा रहे हैं दूसरे को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिवली स्लोप तो बनेगा, लेकिन क्या खास बात यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो एक दूसरे को इक्वली अमाउंट पे, मतलब 5 अपन ने लेबर हटाया तो 5 अपन ने कैपिटल ऐड कर लिया, 3 लेबर हटाया 3 कैपिटल ऐड कर लिया, इक्वल रेट पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं वो। ठीक है, दैट इज वाई स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, अगर वो इंक्रीजिंग रेट पे सब्स्टिट्यूट हो रहे होते, मान के चलो 5 लेबर हटा रहे हैं, ठीक है, और 5 एक एक कैपिटल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 6 लेबर हटा रहे हैं और एक कैपिटल ऐड कर रहे हैं, फिर 7 लेबर हटा रहे हैं एक कैपिटल ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, एमआरटीएस इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमारा जो कर्व बनता वो इस तरीके से बनता, कॉनकेव बनता। और अगर वो डिक्रीज हो रहा होता उनका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मान के चलो 5 हटा रहे हैं एक ऐड कर रहे हैं, फिर 3 हटा रहे हैं एक ऐड कर रहे हैं, फिर 2 हटा रहे हैं एक कैपिटल ऐड कर रहे हैं, ऐसा हो रहा होता तो वो कॉन्वेक्स बनता, ऐसा बनता जो अपन ने पढ़ रखा है इंडिफरेंस कर्व में, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, बताया था मैंने। अब यहां पर देखो जरा, अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखा रखा है कि भाई डिक्रीज हो रहा है। भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहां देख भाई, 1 यूनिट अपन ने x1 की लगाई, 12 यूनिट अपन ने x2 की, 1 यूनिट x1 की 12 x2 की। ठीक है, यहां पर 2 लगाई तो फिर x2 की कितनी हो गई भाई, x1 की अपन ने 2 यूनिट लगाई तो अपन ने x2 की 9 लगाई है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, -2। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, -3, यहाँ यहाँ देखो। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब यहाँ पर चेंज है भाई, कितना चेंज हो रहा है, x1 से अगर अपन x2 मतलब रिप्लेस कर रहे हैं तो चेंज कितना हो रहा है, पहले हो रहा है -3 का, ठीक है, फिर -2, फिर -1, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है भाई। फिर मान के चलो 5 अपन ने x1 लगाई, ठीक है, 5 x1 हटाई तो अपन ने जो भी मान लो भाई, लगाई हटाई जो भी देख लो भाई, चेंज कितना आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो कितने का, 0.5 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस केस में अगर अपन आइसोकॉन ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, अमित फटाफट बता दे भाई माइक ऑन करके। नेगेटिवली स्लोप्ड बनेगा भाई, स्ट्रेट अच्छा, लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये बनेगा कॉन्वेक्स शेप। भाई देख मैं तेरे को फिर बता रहा हूँ, समझ में आ रही है चीज यहाँ क्या हो रहा है भाई, वो एक दूसरे को जो रिप्लेस कर रहे हैं भाई, 1 यूनिट अपन ने x1 की डाली, ठीक है, तो भाई 12 यूनिट अपन ने, मान के चल 12 यूनिट अपन ने x2 की हटाई, तब 1 यूनिट अपने x1 की डाली, फिर अपन ने 9 यूनिट हटाई, फिर 2 यूनिट डाली, फिर 7 यूनिट x2 की हटाई, फिर 3 यूनिट डाली, मतलब एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं अपन, लेकिन इसमें देख भाई कितनी कितनी हटानी पड़ रही है, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है ना भाई, पहले तो 12 हटानी पड़ रही है एक ऐड करने के लिए, फिर 9 हटानी पड़ रही है एक ऐड करने के लिए, फिर 6 हटानी पड़ रही है एक ऐड करने के लिए। तो क्या हो रहा है भाई, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ दिख रहा है ना भाई चेंज, यहाँ पर चेंज दे रखा है ना भाई कि माइनस, पहले -3 का चेंज है, फिर 2 का चेंज है, फिर -1, फिर 0.5, फिर 0.25, तो इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग। तो इस केस में कैसा बनेगा भाई, ये है, अब तू बता मैं कैसा बनाऊं, क्या बनाऊं, आइसोकॉन्ड को कैसा बनाऊं, फटाक से बता। तो बना दे भाई, कॉन्वेक्स शेप बना दे। बिल्कुल भाई, कॉन्वेक्स ही बनेगा, क्योंकि भाई जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, 12 यूनिट अपन ने x2 की हटाई तो एक लगाई, ठीक है, उसके बाद
ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, कंटिन्यूअसली यहां देखना भाई, यहां देख, यहां देख भाई, यहां तो एक एक यूनिट अपन ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर 7 हटाई, फिर एक लगाई, फिर 6 हटाई, फिर अपन ने एक यूनिट बढ़ाई इधर। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, कंटिन्यूअसली रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो रहा है, तो कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एक ऊपर मैंने दे रखा है, अभी मैं बताता हूँ क्या है वो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं भाई, two resources x1 and x2 are said to be complements when the price of x1 increases, the demand for x2 decreases। ठीक है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वन कैनॉट बी कंपनसेटेड बाय इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द अनदर, एमआरटीएस जीरो होगा इसमें, लाइक ट्रैक्टर एंड ड्राइवर एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, तो ये भी बताता हूँ क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्स का क्या केस होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट तो मैंने बताया चाय और कॉफी, चाय के दाम बढ़ाओगे लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं भाई ब्रेड एंड बटर। मान के चल ब्रेड के मैंने दाम बढ़ा दिए, तो बटर की डिमांड घटेगी नहीं घटेगी, बता माइक ऑन करके। घटेगी भाई। भाई लोग ब्रेड और बटर साथ में खरीदते हैं ना, तो ब्रेड के मान के चल, मैंने मान के चल पेन के दाम बढ़ा दिए, पेन के दाम मैंने कर दिए बढ़ा दिए, 100 रुपए का एक पेन कर दिया, तो भाई रिफिल जो है, रिफिल जो बिक रही है, रिफिल लोग कम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कम दोनों खरीदेंगे जुड़े भाई। हुए हैं ना भाई, वो बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट है, दोनों साथ में काम आ रहे हैं। भाई पेन के दाम बढ़ाऊंगा तो पेपर की बिक्री कम हो जाएगी ना भाई, पेन चलाएगा तो दीवारों पे तो नहीं चलाएगा ना पेन। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो इनको कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं भाई जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकें। जैसे भाई चाय और कॉफी बेस्ट एग्जांपल है, चाय के दाम मैंने बढ़ा दिए तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्स में ऐसा नहीं होगा कि मैं पेन के दाम बढ़ा दूंगा तो लोग रिफिल खरीदने लग जाएंगे ज्यादा। रिफिल क्या करेंगे भाई, रिफिल क्या मुंह में लगा के चलाएंगे क्या, घुसाना तो पेन में ही पड़ेगा ना रिफिल, समझा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो इनमें रेट ऑफ चेंज भाई, अब इनका जब अपन आइसोकॉन्ट बनाएंगे, तो भाई इनका आइसोकॉन्ट एमआरटीएस जीरो है, मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा है। मान के चलो यहाँ पेन है और यहाँ पर वो है, रिफिल है, मतलब एक दूसरे को काट ही नहीं सकते, वो दोनों साथ में चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात, अगर एक के दाम बढ़ा दूंगा तो दूसरे की भी डिमांड घट जाएगी, समझ में आई बात, वो दोनों चाहिए लोगों को, साथ में ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इस केस में आइसोकॉन्ट कैसा बनता है, एल शेप बनता है। ठीक है, ऐसा आइसोकॉन्ट बनेगा। ठीक है, जब अब यहां पर एक चीज याद रख भाई, जब एमआरटीएस जीरो होता है ना, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोल ले, जब ये जीरो होगा तब आइसोकॉन्ट एल शेप बनेगा। मतलब क्या है भाई, वो कॉम्प्लीमेंट्स का केस है। ठीक है, और जब एमआरटीएस हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तब ऐसा बनेगा, है कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है, और जब एमआरटीएस इंक्रीज हो रहा है तब कैसा बनेगा, तब कॉनकेव बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये चीज सेम ही होती है, जब इनको बार बार पढ़ेगा ना तो तेरे को समझ में आएंगी क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं भाई, अभी बताता हूं क्या होता है। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शंस आर कॉल्ड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। भाई मतलब जितना तुम पेन यूज कर रहे हो उतनी रिफिल, मान के चलो भाई कोई चीज है, मेरे को तो इतना खेती बाड़ी का पता नहीं यार, लेकिन मान के चलो कोई एग्जांपल, कोई फर्टिलाइजर है, उसके साथ कुछ मिलाना होता है बराबर क्वांटिटी में, ऐसा तो नहीं तुम कम ज्यादा मिला लोगे, सेम ही क्वांटिटी में मिलाना पड़ेगा तभी, ऐसा नहीं होता भाई, सेम बराबर ही अमाउंट में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं दूसरे एग्जांपल देता हूँ, तो रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शंस, एक बराबर अमाउंट में ही यूज होंगे वो। ठीक है, उनमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, वो एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को बढ़ा दिया दूसरे को घटा रहे हैं, एक के बदले दूसरा, जो अपन ने पहले देखा वो नहीं होगा। तो इसमें आइसोकॉन्ट बनेगा एल शेप, यहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर ड्राइवर, अब मेरे भाई मेरी बात सुन, एक काम कर, तू ट्रैक्टर 20 खरीद ले और ड्राइवर 10 हटा दे, तो ट्रैक्टर क्या हवा में चलेंगे क्या, भगवान जी आके चलाएंगे क्या ट्रैक्टर, बता। नहीं नहीं भाई, एवरी समझ में ट्रैक्टर आ रही शुड बात। रिक्वायर वन ड्राइवर। हाँ, यस। हाँ, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि अपन ट्रैक्टर बढ़ा रहे हैं और ड्राइवर घटा रहे हैं, या ड्राइवर बढ़ा लो, ड्राइवर 20 कर लो, ट्रैक्टर 10 कर लो, ऐसा हो सकता है क्या, वो 20 ड्राइवर क्या पत्ते खेलेंगे क्या वहां हवा में, क्या करेंगे वो। तो भाई ये दोनों ऐसे हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का, कि आपको दोनों चाहिए, आप एक से काम बन रहा है क्या भाई, और माइक ऑन ही रखना, क्या हो रहा है। ठीक है,
तो दोनों ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इम्परफेक्ट क्या होता है भाई, इनपरफेक्ट रिलेशन जो अपन एग्रीकल्चर में ज्यादातर देखते हैं, इनपरफेक्ट वही है कि भाई कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप बनता है, क्या हो रहा है इन एग्रीकल्चर द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ आइसोकॉन्ट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, या ऐसा शेप बन रहा है जो कॉन्वेक्स बन रहा है, मतलब एक को बढ़ा रहे हो दूसरे को घटा सकते हो, एक को मतलब दोनों एक दूसरे को चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे ऊपर देखते हैं, अब मैंने ऊपर क्या लिख रखा है, तो भाई अब यहाँ पर देखो जरा खटाक से, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट किस केस में होगा, फटाक से बता दे भाई, कांस्टेंट बोला है मतलब। जब भाई सब्स्टिट्यूट का केस होगा भाई, कि अगर तू सब्स्टिट्यूट कर सकता है तब वो मतलब कांस्टेंट रेट से चेंज होगा ना। जैसे अब हाँ अपने हाँ, यहाँ तेल लिख का रखा रेट है तो पढ़ बढ़ेगा के ही तो बोल रहा है, भाई लेकिन ठीक है भाई, पांच पढ़ के अपन नहीं लेबर बोलेगा हटा रहे भाई। हैं तो पांच अपन कैपिटल ऐड कर रहे हैं, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो इस केस में आइसोकॉन्ट स्ट्रेट लाइन होगा, नेगेटिवली भाई आइसोकॉन्ट नेगेटिवली स्लोप इस तब तक होगा भाई जब तक सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिवली स्लोप नहीं है आइसोकॉन्ट, क्यों नहीं है, ऐसा तो नहीं बनाना आइसोकॉन्ट, यहाँ पर देख सब में शेप ऐसा है, वो ऐसा बना रहे हैं शेप, तो भाई क्यों है नेगेटिवली स्लोप क्यों है यहाँ पर, क्योंकि भाई ये सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, एक को बढ़ा रहे हो दूसरे को घटा रहे हो, यहाँ ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है भाई, जहां मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जीरो है, ये कॉम्प्लीमेंट्स का केस है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, आपको दोनों बराबर क्वांटिटी में ही डालने पड़ेंगे, जितने ट्रैक्टर डालोगे उतने ही वो डालोगे ड्राइवर, कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये है, ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स अपन को अपने काम का ये है, जिसमें डिक्रीज हो रहा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अपन को भाई मिनिमम कॉस्ट लेके आना, भाई इसमें भी मिनिमम कॉस्ट नहीं आएगी भाई, जब सेम रेट से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, पांच बंदे हटा रहे हो, ठीक है, मतलब बात ऐसी होती है मेरे भाई, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है। मान के चल, जब देख भाई, लेबर है और यहाँ कैपिटल है, तेरे को पता लेबर सस्ता होगा, मशीन महंगी आती है, कैपिटल है कि नहीं, लेबर सस्ता होगा, होगा ना सस्ता। बिल्कुल। तो भाई अपन इसलिए, ठीक है, अपन एक कैपिटल को मान के चलो, अपन ने कैपिटल को 8 हटा दिया कैपिटल, तो अपन ने 20 लेबर ऐड कर लिया उतने दाम में, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। अब तो ये वाला केस क्या है, तो समझ, क्योंकि अपन जो सस्ती चीज है उसको ज्यादा लगा रहे हैं और जो महंगी चीज है उसको हटा रहे हैं, तो इसी से अपन कॉस्ट का मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, अपन कॉस्ट कम से कम हो जाए। लेकिन अब भाई मान के चल कि फॉर एग्जाम्पल भाई, जितना अपन मान के चल, जितना अपन लेबर हटा रहे हैं, मान के चल कुछ लेबर, और इसका कैपिटल का एग्जांपल यहाँ जम नहीं रहा, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, उतना ही अपन ऐड कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है भाई, जितना तुम हटा रहे हो उतना ही ऐड कर रहे हो, तो तुमको मिनिमम कॉस्ट मिलेगी ही नहीं, मिलेगी, मिल ही नहीं सकती, ठीक है। जब तक आपका रेट ऑफ चेंज डिक्रीज नहीं हो रहा तब तक कैसे मिलेगी आपको मिनिमम कॉस्ट, वो तो सेम ही पड़ेगा आपको, तो आप एक ही चीज यूज कर लो जो सस्ती है, लेबर यूज कर लो भाई जो सस्ता है, ठीक है, या कैपिटल यूज कर लो जो सस्ता पड़ रहा है तुमको, समझ नहीं आ रहा होगा, सब बातें ऊपर से जा रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं आ रही है। कोशिश करो समझने की। अब भाई अभी अपन ने वही, अब ये तीन तरीके के फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है, वही बात है जो अभी मैंने बता दी, सब बता दिया है। अब भाई तीन टाइप के फैक्टर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सबसे पहला फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, फिक्स प्रपोर्शन। भाई फिक्स प्रपोर्शन में मैंने बताया भाई, जितना बटर चाहिए उतना ही ब्रेड होना चाहिए मार्केट में, ठीक है, मतलब यार ट्रैक्टर जितने चाहिए उतने ड्राइवर चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन, कॉम्प्लीमेंट है भाई ये, आप एक को कम ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों बराबर क्वांटिटी में चाहिए, तो ये इसको बोलते हैं फिक्स प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, फिक्स प्रोपोर्शन में आप मतलब दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में चाहिए, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग बिकॉज नो अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। अब भाई, अब यहाँ पर आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, अब आप ये तो ना सोच रहे हो यार 4 ट्रैक्टर ले लेते हैं और 20 ड्राइवर ले लेते हैं तो सस्ता पड़ेगा, ये तो चूतिया ही होगी, ये तो बेवकूफी हो गई, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते ना, ठीक है, दोनों आपको चीजें बराबर ही चाहिए, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है, एमआरटीएस जीरो है, वो आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तो इसमें आइसोकॉन्ट एल शेप्ड होगा, ठीक है, ये एल शेप्ड बना हुआ है, इसको लियोनटिफ आइसोकॉन्ट भी बोलते हैं। अब लियोनटिफ कौन है, होगा भाई कोई पागल साइंटिस्ट जिसने इतनी दिमाग लगाया है, ठीक है। अमित का टेंशन बढ़ा दिया साइंटिस्ट ने। अब भाई अपन ने फिक्स्ड प्रोपोर्शन में तो देख लिया, अब भाई कांस्टेंट रेट पे सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट रेट पे सब्स्टिट्यूशन किसके केस में होता है, फटाक से बता, फटाक से जल्दी से बता दे, जल्दी से भोंक डाल, भोंक दे। एग्जाम्पल दूं क्या? हाँ, बिल्लू, मैं ही बता देता हूँ भाई, कांस्टेंट अरे रेट से सब्स्टिट्यूशन होता है जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। तो हाँ कांस्टेंट यार अमाउंट वही। ऑफ वन रिसोर्स इज सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेन एन यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनदर रिसोर्स, मतलब अपन 5 कैपिटल हटा रहे हैं, 5 ही लेबर ऐड कर रहे हैं, परफेक्ट, मतलब ये
ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है हमारा आइसोक्वांट, ठीक है। एमआरटीएस कांस्टेंट है, लीनियर है, इसको लीनियर बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को लीनियर बोलते हैं। लीनियर आइसोक्वांट नेगेटिवली स्लोप, भाई नेगेटिवली स्लोप तो होगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, काटा पीटी चल रही है ना, एक दूसरे को मार धाड़ चल रही है, तो भाई नेगेटिवली स्लोप तो होगा ही, ठीक है। एमआरटीएस इज कांस्टेंट, आइसोक्वांट इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन एंड नेगेटिवली स्लोप, ठीक है। ऑब्जर्व इन द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। व्हेन इनपुट सब्स्टिट्यूट एट कांस्टेंट रेट कॉम्बिनेशन मे नॉट रिजल्ट इन कॉस्ट मिनिमाइजेशन, भाई एक ही, भाई पांच तुमने ये हटाए, पांच तुमने वो लगा दिए, तो भाई एक मतलब क्या बैठ रहा है, ठीक है, मतलब ही नहीं बैठ रहा, तो भाई आप एक दोनों में से कोई एक चीज यूज कर लो जो सस्ता है, ठीक है, क्योंकि आपका कॉस्ट मिनिमाइजेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपका काम तभी बन रहा है जब आप सेम रेट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आप ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज इकोनॉमिकल टू यूज वन रिसोर्स एंड द चॉइस ऑफ यूज डिपेंड्स ऑन रिलेटिव प्राइसेस, जो सस्ता है उसको यूज कर लो। अब काम की चीज क्या है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मोर कॉमन इन एग्रीकल्चर, लेसर एंड लेसर क्वांटिटी ऑफ वन रिसोर्स इज रिड्यूस्ड सो एज टू गेन अनदर रिसोर्स बाय वन यूनिट। वही है भाई, 8 लेबर घटाया, 8 कैपिटल घटाया, ठीक है, और 20 लेबर ऐड कर दिया, फिर 5 कैपिटल घटाया, 30 लेबर ऐड कर दिया, तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रेट ऑफ चेंज, एक दूसरे में जो चेंज होने की रेट है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, तो ये केस होता है डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा अपना शेप आइसोक्वांट का, कॉन्वेक्स, ठीक है। आइसोक्वांट विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एमआरटीएस इज डिक्रीजिंग, लेबर और कैपिटल एग्जांपल है मशीनरी एंड लेबर, भाई मशीन और लेबर, भाई मशीन हटाई, एक मशीन हटाई 5 लेबर लगा दिए, दूसरी मशीन हटाई 3, मतलब देख भाई 5 मशीन हटाई, लेबर को आप देखो 20 लेबर हटाए, एक मशीन लगा दी, फिर 10 लेबर हटाए, एक मशीन लगा दी, मतलब कंटिन्यूअसली दोनों का जो चेंज है, वो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कॉन्वेक्स बनेगा ओरिजिन के, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, अब भाई अब तू बता कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके केस में होता है, फटाक से भोग डाल, मुंह खोल के भोग दे। भाई कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे वो फिक्स्ड हो, कि मतलब क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट के केस में होता है भाई। भाई जैसे परफेक्ट एक सब्स्टिट्यूट के केस में होता है, ठीक है। अब भाई कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख भाई, यहाँ पर देख भाई, एक एक क्वांटिटी बढ़ रही है, x1 इनपुट की बढ़ रही है, ठीक है, एक एक क्वांटिटी अपन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर घट कितनी रही है लगातार, ये बता, 40, 30, हम्म, 20, 10, कितने कितने कितना कितना हर बारी कितने का डिफरेंस आ रहा है ये बता। 10। हाँ 10 का ही डिफरेंस आ रहा है कंटिन्यूअसली, ऐसा तो नहीं हो रहा कि पहले 10 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट रेट से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये भाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल है, इस केस में आइसोक्वांट बनेगा लीनियर, ठीक है, लीनियर हम्म, बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अब यहां देखो भाई, ये भाई कंटिन्यूअसली देख भाई, एक x1 को लगाना है अपने को, तो अपन ने 12 x2 हटाए, समझ में आई बात, उसके बाद अपन को फिर एक और x1 लगाना है, तो अपन ने 7 हटाए, पहले 12 हटाए फिर 7 हटाए, ठीक है। अब यहाँ पर देख भाई चेंज देख, कंटिन्यूअसली अपन नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं, पहले अपन ने 5 का चेंज आ रहा है, फिर 3 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, फिर 1 का आ रहा है, ठीक है, समझ, इसको हम्म, समझ में आई बात। अब इस केस में क्या होगा भाई, आइसोक्वांट कैसा बनेगा फटाक से बता। इसके अंदर बनेगा भाई, क्या बोलते हैं उसको, कॉनकेव एंड नेगेटिवली स्लोप। कॉनकेव बनेगा क्या? कॉनकेव ही बनना चाहिए। हम्म। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई इस केस में ना कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है ना भाई, वो डिक्रीज हो रहा है अरे हाँ, कंटिन्यूअसली कन्वेक्स से भाई। बोल रहा था, अपोजिट हो गया। भाई समझ नहीं आती क्या तेरे को चीजें? नहीं नहीं, वो गलती से बोल दिया अपोजिट भाई। भाई यही अगर बोल रहा पता है ये बढ़ रहा होता ना, ये बढ़ रहा होता हूँ। ना, तब तब कॉनकेव बनता है, वो अपन आगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं आएगा समझ में तो वीडियो डबल से देखना और बुक रीड करो भाई, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बुक में भाई कंसेप्ट क्लैरिटी है, तो उधर को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, लेकिन वो आलस भी है कि कौन बुक रीड करे, है ना।
अब अपन बात करते हैं भाई आइसो कॉस्ट लाइन क्या होती है, ठीक है। आइसो कॉस्ट लाइन क्या होती है भाई, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। आइसो का मतलब क्या होता है भाई, इक्वल और कॉस्ट। सो ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस लाइन और आइसो आउटले लाइन और बजट लाइन। अपन ने इन डिफरेंस कर बजट लाइन पढ़ रखा है ना तूने। तो आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन बी परचेज विद द गिवन आउटले ऑफ फंड। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। अब ये बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, सब में 100 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन इनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे बजट में है, वो हमको कौन बताएगा, बजट लाइन बताएगी, आइसो कॉस्ट लाइन बताएगी वो हमको, कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन हमारे बजट में है। समझ में आई बात। हम्म। जो सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितना भाई, इसमें मशीन लगा दी 13, लेबर एक है, इसमें दो दो लेबर है, 8 मशीन है। तो भाई आउटपुट है सेम, बट अपन को ये देखना है कि इनमें से कि भाई हमारे बजट में कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दाम तो इनके अलग अलग होंगे ना भाई। 13 मशीन लगाना और एक लेबर लगाने में अलग दाम पड़ेगा, 8 मशीन लगा रहे हैं, 2 लेबर लगा रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा। तो हमारे बजट में कौन सा है, और फिर उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पड़ेगा, वो आगे बताता हूँ। तो भाई आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन बी परचेज विद द गिवन आउटले ऑफ फंड। बजट लाइन भी ऐसी बनती है, आइसो कॉस्ट भी लाइन भी ऐसी बनेगी। इसका स्लोप क्या होता है, प्राइस रेशो होता है, पी एक्स वाई पी वाई। ठीक है, इनवर्स प्राइस रेशो होता है इसका। ये एक्स 1 है, ये एक्स 2 है, दो रिसोर्सेस हैं हमारे, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, अभी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हेन टोटल बजट इंक्रीजेस, अगर बजट बढ़ा देंगे अपन, अगर अपना अभी बजट मान के चलो 100 रुपए का है, अगर 100 से 200 कर दिया या 100 से 120 कर दिया, तो हमारा आगे हो जाएगा ये, ठीक है, हमारी बजट लाइन आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। हम्म। और अगर रिसोर्सेज में, अभी मैं आगे भी बताता हूँ, चल आगे चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला दे रखा है। स्लोप क्या होता है इसका, इनवर्स प्राइस रेशियो इज द स्लोप, ठीक है। तो स्लोप है प्राइस पर यूनिट ऑफ एडेड रिसोर्स, प्राइस पर यूनिट ऑफ रिप्लेस रिसोर्स। उन दोनों जो रिप्लेस को आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, उनकी जो प्राइजेस हैं, ठीक है, वो उसका स्लोप होता है। रेट ऑफ चेंज, भाई हमेशा याद रख भाई, जो स्लोप होता है ना वो रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व, अपना आइसोक्वांट, इसमें क्या होता है स्लोप, एमआरटीएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अभी के यहाँ पर क्या है, प्राइस रेशियो है, ठीक है। प्राइस बजट लाइन में प्राइस रेशियो होता है, आइसो कॉस्ट लाइन में। आइसो कॉस्ट लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है, हमेशा पैरेलल होगी आइसो कॉस्ट लाइन एक दूसरे से, ठीक है। चेंज इन इनपुट प्राइजेस चेंज द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। अगर भाई दाम चेंज हो जाएंगे ना लेबर के और मशीनरी के, तो स्लोप चेंज होगा आइसो कॉस्ट लाइन का। क्यों भाई, क्योंकि प्राइस रेशियो है ना, उनका प्राइस ही पी एक्स वाई पी वाई, उनकी एक दूसरे की प्राइस ही तो है। स्लोप तो भाई चेंज ऑब्वियसली होगा अगर दाम में चेंज आएगा। तो अब लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, ठीक है। अब मैं ग्राफिकल मेथड से समझाता हूँ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। तो भाई लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है when both isoquant and isocost line are drawn on the same graph। मतलब हमने, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी आइसोकॉस्ट लाइन है, और ये हमारा आइसोक्वांट है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जुड़ रहे हैं, ये हमारा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा। जैसा अपन ने इंडिफरेंस कर बजट लाइन में देखा था, सेम वैसे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई when both isoquant and isocost line are drawn on the same graph, the slope of isoquant indicate rate of changeability MRTS between the two resources, whereas the slope of isocost line represent inverse price ratio। isoquant का क्या बताता है स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ x2 और x1 में क्या चेंज हो रहा है वो बता रहा है। और उनकी प्राइसेस किससे पता चल रही है उनकी, ठीक है, वो अपन को पता चल रही है प्राइस रेशो से, आइसोकॉस्ट लाइन से, ठीक है। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आइसोकॉस्ट लाइन एंड आइसोक्वांट इंडिकेट्स लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ये जो पॉइंट जहां पर ये मिल रहे हैं, ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो अभी इतने सारे स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, उनमें से वो वाला कॉम्बिनेशन है जो फार्मर चूज करेगा, जो उसको सबसे सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी,
जहाँ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सेम जो इंडिफरेंस कर बजट लाइन अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा दिमाग में घुसेंगी चीज है। आइसो पॉइंट का जो स्लोप होता है और आइसोकॉस लाइन का जो स्लोप होता है, जो टेंजेंसी वाला पॉइंट होता है वहां पर इक्वल होता है। ठीक है, जो टेंजेंसी वाला पॉइंट है वहां पर एमआरटीएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो होगा। ठीक है, एमआरटीएस प्राइस रेशियो के बराबर होगा। एमआरटीएस आइसोकॉन का स्लोप है, आइसोकॉस लाइन का स्लोप क्या है, इनवर्स प्राइस रेशियो, वो इक्वल होगा दिस इस पॉइंट पे। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इस पॉइंट पे इक्वल होगा, ये आइसोक्वांट है। ठीक है, ये आइसोकॉस्ट लाइन है जो नीचे वाली है। ठीक है, ये रिप्लेस इनपुट है x2, ये मान के चलो ये मशीन है, मशीनरी है, नीचे लेबर है। तो ये जो पॉइंट है ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, अभी ये कुछ भी हो सकता है, या 4 लेबर या 20 लेबर या 2 मशीनरी, जो भी 2 ट्रैक्टर जो भी हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपांशन पाथ। अब एक्सपांशन पाथ क्या होता है भाई, मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये तो हमारा एक हो गया। मैंने तेरे को बताया कि अपन मल्टीपल आइसोकॉन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी अपन मल्टीपल आइसोकॉस्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये भी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, ये भी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, तो इनके बीच में से अपन एक लाइन खींच दो। तो जो लाइन जोड़ती है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सपांशन पाथ। इसको आइसोक्लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी डायग्राम देखेगा तो समझ में आएगा, यहाँ तो मैंने बहुत कचरा बनाया है। ठीक है, expansion path, the line or the curve connecting the points of least cost combination, उसको expansion path बोलते हैं। it is an isocline on which slope of isoquant equals आइसोकॉस्ट लाइन। भाई लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन में तेरे को पता ही है दोनों का एमआरटीएस और पीआर प्राइस रेशियो वो इक्वल होगा, तो जितने भी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करेगा उन सब में आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट लाइन जो उनका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ये कनेक्ट करेगा, तो उन सब में जो स्लोप होगा ना आइसोकॉन्ट का और आइसोकॉस्ट लाइन का वो सेम होगा। नहीं समझ में आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने बना रखा है। अब यहाँ पर ये एक आइसोकॉस्ट लाइन है, ये एक आइसोकॉन्ट है, ये एक आइसोकॉस्ट लाइन है, ये एक आइसोकॉन्ट है, ये एक आइसोकॉस्ट लाइन है, ये एक आइसोकॉन्ट है। इन सबका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है, ये है, ये है। ये सारे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इनको एक लाइन से अपन ने जोड़ दिया, तो ये लाइन क्या है, एक्सपांशन पाथ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और शायद तेरे को समझ में ना भी आए, कुछ कह नहीं सकते। रिज लाइंस बोलते हैं इसको, क्योंकि तूने अगर पिछला पढ़ा होगा तो देखो 100% समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बोला है पहले पढ़ो। ठीक है, फिर क्लास का वेट करो। सिर्फ क्लास में हर चीज क्लियर नहीं हो सकती भाई, पढ़ के आना पड़ता है। ठीक है, व्हाट so what are ridge lines? So ridge line represents points of maximum output from each input. ठीक है, ऑन रिज लाइन एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, अगर तेरे को पता है तो तू फटाफट बता दे, मैं खुश हो जाऊंगा, और नहीं पता तो फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। बता। भाई मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है भाई जो टोटल के अंदर जो डिफरेंस आता है एक यूनिट को बढ़ाने से। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई मार्जिनल मतलब अगर आप एक और मान के चलो, देख भाई रिज लाइन जो होती है ना, अभी मैं बताता हूँ रिज लाइन होती कहाँ है। ठीक है, तो देख भाई, ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये रिज लाइन है, ये जो लाइन यहाँ से ऐसी जा रही है ना, ये रिज लाइन है, ये दोनों रिज लाइन है। ठीक है, तो ये जो रिज लाइन है, अब ये अपना आइसो क्वांट है, दिख रहा है तेरे को, ये आइसो क्वांट बना हुआ है, ये आइसो क्वांट है हमारा। ठीक है, तो एक चीज देख, इस जगह पे आइसो क्वांट ऐसा नहीं है, वर्टिकल है ना। ठीक है, इस जगह पे वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यहाँ भी वर्टिकल है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ भी वर्टिकल है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो भाई तूने अभी अपन ने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में भी देखा था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि ऐसे ही बनता है ना वो। याद है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का, एमआरटीएस जीरो है, एमआरटीएस जीरो मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई ये पॉइंट, तो ये जो रिज लाइन होती है ना, वो उन पॉइंट को जोड़ती है जहां पर जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, जो एक और मतलब आप एक और लेबर अगर आपने लगाया तो क्या होगा भाई, आपको लॉस होगा, नेगेटिव हो जाएगा, वो जीरो है, यहाँ पर जीरो है एमपीपी। मतलब मैंने बताया था एमपीपी जीरो हो जाता है जब अपना टीपीपी मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब एमपीपी जीरो है, उसके आगे फार्मर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके आगे एक और लगा दिया ना तो टोटल आउटपुट भी घट जाएगा, दाम भी एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, एक और बंदे को लगाने के, लेबर को लगाने के। ठीक है, तो ये वो वाला पॉइंट को जोड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल, मैं मान सकता हूँ, लेकिन पढ़ेगा तो समझ में आएगा यार। थोड़ी बहुत चीजें डिफिकल्ट भी होती हैं, क्या सब कुछ इजी थोड़ी ना होगा यार, इतना वैसे कोई डिफिकल्ट है नहीं।
सो विद इन द रिज लाइन एमपीपी ऑफ बोथ द इनपुट इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो भाई रिज लाइन भाई एमपीपी का कॉन्सेप्ट वो ग्राफ वगैरह बुक वगैरह रीड कर समझ में आएगा भाई। तो यहाँ पर इस जगह पे पता है क्या हो रहा है, ये जो जगह है ना, जो ये जो जगह है इसके अंदर रिज लाइंस के अंदर आ रही है, ये वो जगह है जहां पर एक दूसरे को मतलब ये एक दूसरे को काट सकते हैं, लेबर और कैपिटल एक दूसरे को काट सकते हैं। दे आर रिप्लेसेबल, दे आर सब्स्टिट्यूटेबल इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इसके बाहर अगर जाओगे तो नेगेटिव होगा आपका एमपीपी। इस पॉइंट पे जीरो है, लेकिन इसके आगे बढ़ गए तो नेगेटिव हो जाएगा एमपीपी, लॉस हो जाएंगे भाई। ये वो वाला पॉइंट है, इसके आगे हम नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वी कैन गो। इससे ज्यादा हम और ज्यादा हम दोनों में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही होता है, ये पॉइंट ऑफ रेलेवेंस बोलते हैं इस पॉइंट को। यहाँ पर नेगेटिव है, जो नेगेटिव नहीं है मतलब यहाँ पर जो हमारा एमपीपी है वो हमारा पॉजिटिव होगा। जो मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, ये दोनों पॉइंट पे जीरो है। लेकिन यहाँ पर समझ में आई बात, समझ कुछ समझ में आया हम्म, थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, आया थोड़ा बहुत। हाँ तो नहीं भी आ रहा होगा तो क्या कर सकते हैं यार भाई, पूरी कोशिश जारी है। बियॉन्ड द रिज लाइन एमपीपी ऑफ इनपुट इज नेगेटिव। भाई रिज लाइन के बाहर जाओगे, रिज लाइन पे तो जीरो है एमपीपी, मतलब रिज लाइन से मैक्सिमम आप इससे आगे मत डालो भाई, ना लेबर डालो ना कैपिटल डालो। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा तुम डाल दिया तो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक को उसको डालने की हमारी जो उसको डाल जैसे अपन ने एमपीपी क्या हो रहा है भाई, अपन ने उसको जो डाला तो हमारा जो टोटल आउटपुट है ना वो कम हो जाएगा बढ़ने की जगह। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसलिए अपन उसके आगे नहीं जाएंगे बियॉन्ड रिज लाइन। ठीक है, तो upper ridgeline OA passes through the portion of the isocont where they are vertical and MRTS is infinity। तो भाई क्या हो रहा है, ठीक है, जो हमारा अपर रिज लाइन है, जो ये वाली अपर रिज लाइन है, वो वो निकल रही है आइसोकॉन्ड के उन उन पार्ट से जहां पर वो वर्टिकल है। ये वर्टिकल होता है भाई, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, पता है ना यार। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? ये जो लाइन है यहाँ, ये जो सीधी अपनी कॉपी में खिंची हुई क्या है ये? हॉरिजॉन्टल है भाई। हाँ, और ये ऐसी ऐसी खिंची होती तो ये वाली लाइन वर्टिकल है, तो यहाँ पर क्या है, हाँ, आइसोकॉन्ड वर्टिकल। वर्टिकल वाले पॉइंट से अपर आइसोकॉन्ड अपर रिज लाइन क्रॉस करती है ओए, यहाँ मैंने नाम दे रखा है रिज लाइन को, और जो लोअर रिज लाइन है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट से क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ, ये यहाँ पर मैंने छोटी सी रिप्रेजेंटेशन बना रखी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये काम की चीज है। ठीक है, रीजन इनसाइड द रिज लाइन इज ऑफ इकोनॉमिक रेलेवेंस। उसी क्योंकि भाई सब्स्टिट्यूशन वही हो रहा है ना रिज लाइन के अंदर, तो वो इकोनॉमिक रेलेवेंस वाला पॉइंट है। इकोनॉमिक रेलेवेंस मतलब काम का है। ठीक है, इकोनॉमिकली ऑन द रिज लाइन एमपीपी ऑफ द इनपुट कैपिटल लेबर इज जीरो। रिज लाइन पे जीरो है एमपीपी, मतलब रिज, यहाँ पर मैंने एमपीपी की डेफिनेशन भी लिख रखी तेरे लिए। ठीक है, तो क्या लिख रखी है, एडिशनल आउटपुट एडेड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। अपन वो जीरो हो गया रिज लाइन पे, मतलब उसके बाद अगर अपन ने एक भी डाल दिया ना तो नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा आउटपुट घट जाएगा। आउटपुट घटाना थोड़ी ना हमको। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। सो रीजन इनसाइड द रिज लाइन इज ऑफ इकोनॉमिक रेलेवेंस ऑन द रिज लाइन एमपीपी ऑफ इनपुट इज जीरो, सो एनी फर्दर एडिशन ऑफ इनपुट बियॉन्ड द रिज लाइन विल डिक्रीज द टोटल आउटपुट। एमपीपी नेगेटिव हो जाएगा, आउटपुट टोटल डिक्रीज हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल इंक्रीज द एक्सपेंस। क्योंकि भाई अपन एक और इनपुट को बढ़ाएंगे, मान के चले एक और लेबर लगाएंगे, उसका पैसा तो हम दे ही रहे हैं, प्लस ऊपर से हमको नुकसान और हो रहा है, उनके माथे और टकरा रहे हैं आपस में, काम इतने ज्यादा हो गए हैं वो। ठीक है, तो बस वही है, समझ में आई बात? तो ये है हमारी। अब यहाँ पर देखो, ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। देख भाई, हम 50 यूनिट X1 की लें और 219 यूनिट अपन X2 की लें। ठीक है, ये सब प्राइस वगैरह दे रखी है दोनों की, तो कितना अपन को टोटल अमाउंट पड़ रहा है इन दोनों को? ये दोनों अब भाई आउटपुट तो ये दोनों सेम ही दे रहे हैं। 100 क्विंटल प्रोड्यूस करने के लिए सारे जितने भी है वो सब 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्राइस दे रखी है भाई। मान के चले लेबर की प्राइस है, ये लेबर की प्राइस है, ये कैपिटल की प्राइस है, मशीनरी की ट्रैक्टर की प्राइस है। तो भाई पहले केस में कितना हो रहा है, 638। ठीक है, आउटपुट आउटपुट सारे 100 दे रहे हैं, आउटपुट सबका, ये सबका आउटपुट कितना है, 100। ठीक है, लेकिन हमको क्या चूज करना है, हमको जो सस्ता पड़ेगा। तो हमको सस्ता कौन सा पड़ रहा है भाई अमित? सबसे ज्यादा सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन कौन सा है? 70 X1 और 171 171 X2। तो ये हमको सबसे कम प्राइस पे पड़ेगा 622। सबसे चीपेस्ट है ना ये, तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन चूज कर लेंगे। अंडरस्टूड? बिल्कुल।
तो ये है बिल्कुल। हमारी फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। एनी डाउट्स? नो सर, दैट्स भाई कंप्लीटेड। इसको